अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात की रायदही का दिन 30 नवंबर है और आज का ये जलसा आखिरी जलसा होगा और कल शाम में 5 बजे तमाम इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुँचेगी। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप 30 तारीख़ के दिन अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में के हक़ में इस्तेमाल करके हल्क़े असम्बली नामपल्ली से मजलिस ने जनाब माजिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके हक़ में इस्तेमाल करके आप मजलिस को हल्क़े असम्बली नामपल्ली से कामयाब करिए और अपना MLA मुंतखब करिए। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं शुरुआत में एक चीज़ का ज़िक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, जो आज BJP के तेलंगाना के सदर ने निहायत ही एक दिल आज़ार बयान दिया है। आज BJP के सदर तेलंगाना के और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आए और BJP ने हमेशा की तरह पुरानी बात को कहा कि हैदराबाद का नाम बदल कर हम भाग्यनगर कर देंगे, मगर किशन रेड्डी उससे आगे जाकर ये कहते हैं कि ये हैदर कौन है, ये हैदर कहाँ से आया, ये कैसे नाम रखते हैं। हम किशन रेड्डी को बताना चाह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम हज़रत अली हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है और किशन रेड्डी को कोई अख्तियार नहीं है कि हम तमाम की दिल आज़ारी करें और ये बोलें कि हैदर कौन है। हम किशन रेड्डी को बताना चाह रहे हैं कि हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम है और किशन रेड्डी को यही बताना ज़रूरी समझते हैं कि हैदर कर्रार इल्म का दरवाज़ा है। हैदर कर्रार शहज़ादी जन्नत के शौहर हैं। हैदर कर्रार शहज़ादी जन्नत के वालिद हैं और हैदर कर्रार ने इमाम हुसैन और इमाम हसन को सिखाया था, ये तरबियत दी कि कभी भी बातिल ताकतों के आगे समझौता नहीं करना। ये वही हैदर कर्रार है किशन रेड्डी जिन्होंने खैबर के क़िले के दरवाज़े को उखाड़ कर फेंक दिया था। ये वही हैदर कर्रार है किशन रेड्डी जिस किसी को दुनिया में विलायत मिली उसको हैदर कर्रार से निस्बत थी तो उसको विलायत मिलती है। तो अब बड़ी अफसोसनाक, बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि BJP मुस्लिम नफ़रत में इतना आगे बढ़ जाती है कि इस तरह के बयानात देकर हम तमाम की दिल आज़ारी करती है। हैदराबाद का नाम बदल देंगे, नाम रखेंगे भाग्यनगर। अरे कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा बताओ हमको? तारीख़ के कौन सी किताब में अगर आप पढ़े लिखें तो बताओ हमको जो नाम आप लिखा हुआ है। कहीं पर भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है भाग्यनगर, मगर सिर्फ नफ़रत की सियासत BJP करती है और नफ़रत के नाम पर BJP वोट हासिल करना चाहती है। दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो नफ़रत करेंगे और इससे दिल आज़ार बयानात देंगे। तो हम किशन रेड्डी के BJP के इस बयान की मजम्मत करते हैं और इस बात का डिमांड करते हैं कि किशन रेड्डी अपने उस जुमले को वापस ले जिसमें कह रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हैदर कौन है। ये हैदराबाद का नाम हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इस शहर का नाम हैदराबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली में BJP एक साजिश रचा रही है और BJP की कोशिश ये है कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। बीजेपी
और बीजेपी के तमाम आरएसएस ये तमाम एक साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी और लाजमी हम पर है कि हम भी अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें। जब वो मुत्तहिदा तौर पर कोशिश में लग गए हैं कि मजलिस की कामयाबी को नामपल्ली से रोका जाए, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम पहले से ज़्यादा अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। 30 तारीख के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि बीजेपी की साजिश को समझिए कि बीजेपी नामपल्ली में कांग्रेस की मदद कर रही है और कांग्रेस गोशा महल में बीजेपी की मदद कर रही है। वहां पर एक कमजोर उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या राहुल गांधी गए गोशा महल को? नहीं गए। वैसे ही एक साजिश बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कर रही है अंबरपेट में, और वहां पर अंबरपेट में कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर कांग्रेस को जिताया जाए। ऐसे ही कोशिश एक निजामाबाद के शहर के असेंबली हल्के में की जा रही है। वहां पर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि निजामाबाद में बीजेपी जीत जाए। निर्मल में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। करीमनगर में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। आप देखना जब नतीजे आएंगे, वोटों का तनासुब आप देख लेना, उसके बाद आपको याद आएगा अरे हमको असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही थी, मगर कहीं उस वक्त तक देर ना हो जाए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इख्तलाफ आपको रह सकता है मुझसे, आपको इख्तलाफ रह सकता है कि हमारे पास ये मोरी का काम नहीं हुआ, मगर याद रखिए सीमेंट रोड और मोरी का काम मुकम्मल हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन के बाद उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। मगर अगर हमारा इत्तेहाद कमजोर होगा, अगर हमारे वोट ज़ाय होंगे, तो इसका फायदा बीजेपी आरएसएस को होगा। तो इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश ये है कि आप 30 नवंबर के दिन एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है। राहुल गांधी का फर्स्ट फ्लोर खाली रहता है हमेशा, वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर में कुछ नहीं रहता उनके, जो दिल में आया बके जाते हैं। हम राहुल गांधी को ये सवाल करना चाह रहे हैं कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 19 साल से शिवसेना जीत रही थी, कई 19 साल से कांग्रेस ने कोशिश किया हराने की, नहीं हराए। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज जलील साहब उम्मीदवार बने, तो मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद की उस अवाम को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, सब ने इम्तियाज जलील साहब को 19 साल के शिवसेना के एमपी के आगे कामयाब किया और उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब किया। बताओ राहुल गांधी आप क्यों नहीं हरा पाए? राहुल गांधी इल्जाम लगा दिए। अच्छा आप बताइए कि क्या राहुल गांधी की जबान से आपने कभी CAA के खिलाफ की कोई तकरीर सुनी? NPR NRC के ताल्लुक से आपने राहुल गांधी की कोई तकरीर सुनी? नहीं सुनी आपने और हमने। पार्लियामेंट में नहीं बोले, बैठे रहे। क्यों नहीं बोले? इसलिए कि असल उनका हिंदुत्व का चेहरा जाहिर ना हो जाए। फिर कश्मीर जो हिंदुस्तान की एक वाहिद रियासत थी जहां पर मुस्लिम अक़लियत आबादी में ज्यादा थी, एक रियासत में 370 को हटाया गया, गैर कानूनी तरीके से 370 को हटाया गया। राहुल गांधी अपनी जबान से आज तक आर्टिकल 370 के बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली एजेंडा सामने आ जाएगा। ट्रिपल तलाक का कानून है, 3-3 मर्तबा पार्लियामेंट में लाया गया, एक मर्तबा राहुल गांधी ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर कोई बयान देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका असली हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाएगा। एनकाउंटर होता है बच्चों का, गोलियां चलाई जाती हैं, मॉब लिंचिंग होता है। कभी तो बोलो
नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? डर है कि उनका वोट ना मिले। फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जुनैद और नसीर को घाटमीका के मुकाम से किडनैप करके गौ रक्षक ले जाकर हरियाणा में जला देते हैं। राहुल गांधी ना बोलते हैं, अरे उनके घर को जाना दूर की बात, एक लफ्ज नहीं बोलते। ये इनका असली चेहरा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी को, बोलो ट्रिपल तलाक पर, बोलो 370 पर, बोलो एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग पर बोलो। इलाहाबाद में 2 कैदी हैं, जिसमें एक साबिका रुकने पार्लियामान भी है, कैदी हैं। कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया, कोर्ट की कस्टडी में, हाथों में हथकड़ी है, गोली मार दिया जाता है दोनों को। क्या राहुल गांधी बोले? कोई आपने तकरीर सुनी उनकी? और इल्जाम किस पे लगता है? असदुद्दीन ओवैसी पर। यानी हर मसले पर हम बोलना, ट्रिपल तलाक पर हम बोलना, 370 के खिलाफ हम बोलना, CAA के कानून को 306 मोदी के MP के सामने हम फाड़ना, हमारा वजूद खतरे में आना, मेरी बेटी का हिजाब खतरा बनता है, हलाल गोश्त की दुकान खतरा बनता है, कुछ नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में रिजर्वेशन निकाल दिया गया, बीजेपी ने निकाला, 6 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत बन के, रिजर्वेशन पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए ना। असदुद्दीन ओवैसी पर बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने वो कर दिया। अरे जो मुद्दे हैं जिससे मुझे परेशान किया जा रहा है, जिससे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। अब यहां आ गए तो एक तकरीर में बोल दिए कि मोदी के 2 यार असदुद्दीन ओवैसी और KCR। अब राहुल गांधी को हम जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली, तुम्हारी अम्मा इटली से आई थी, तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी से हार, ये तुम्हारे 2 प्यार। जहां कई इलेक्शन लड़ते मोदी जीत जाते। मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी है। इनकी अमेठी की लोकसभा की सीट मैं नहीं लड़ा, इनके दादी लड़े, इनके वालिद लड़े, ये हार गए। किसके खिलाफ? स्मृति ईरानी के खिलाफ। अब बोलो कैसा हार गए? बताओ कैसे हार गए तुम? इनकी बहन साहिबा वो भी हमारे पीछे पड़ गई। 401 उत्तर प्रदेश के असेंबली सीट लड़े ये लोग, 1 जीते, 250 बीजेपी जीती, मगर असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम। 401 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में, 1 असेंबली का सीट जीते, मगर ओवैसी पर इल्जाम। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन सिकंदराबाद में हल्का आता है, पार्लियामेंट हल्का, ये इलाका सिकंदराबाद में आता है। आपने बीजेपी को वोट दिया? जो नहीं दिया हाथ उठाओ, शर्मा मत, डरो मत। नहीं दिए, नहीं दिए ना। अब स्वागत सुनो, मंजलिस का उम्मीदवार था? नहीं था तो हाथ उठाओ। कौन जीते यहां से? कैसा जीते? ने कैसा जीते? हम तो नहीं थे ना। मैं आके आपको कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका भी नहीं। अब कैसा जीते? अरे भाई यही तो बता रहा हूं, ये कांग्रेस है। जब हम इन सच्चाई को बयान करते हैं, इनको नफरत हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी से। मैं नहीं लड़ा, सिकंदराबाद बीजेपी जीत गई। अच्छा, और सिकंदराबाद में बीजेपी, सिकंदराबाद में 7 हलके हैं। नामपल्ली वो हलका था जहां पर बीजेपी को कम वोट मिले। कहां से मिले? ये इलाकों से। जहां पे शेरवानी टोपी है वहां से वोट नहीं मिले। देख लो आप, बूथ वाइज रिकॉर्ड निकलता ना आजकल। तो फिर हम पे इल्जाम, अरे आप जिता रहे बीजेपी को। बीजेपी मोदी जब से वजीर आजम बने, किसका घर टूट रहा है बुलडोजर से? मेरा घर। किसका इनकाउंटर हो रहा है? मेरा। CAA का कानून बनाकर मेरी शहरियत को खतरे में ला लिए, मैं खतरे में।
ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाकर हमारी खवातीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए कानून बनाया गया, आपका क्या नुकसान हुआ? आप सिर्फ वजीर आजम नहीं बन सके, आपको इख्तिदार नहीं मिला। अरे मेरा वजूद तो खतरे में आ गया ना, मेरा वजूद खतरे में आ गया तुम्हारी नाअहली की वजह से। और आप बोलते मैं मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान की तुम बात कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत की दुकान? तुम सदर थे 2019 में और तुम 500 सीट लड़के सिर्फ 50 सीट जीते। मोदी 306 जीत गया, मैं 3 लड़ा। मगर इल्जाम मेज पर, इल्जाम इसलिए लगता है कि राहुल गांधी हो या मोदी हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई लीडर बने। माजिद से दुश्मनी क्यों? क्योंकि माजिद इंशाअल्लाह जीतेगा नामपल्ली, एमएलए तो रहेगा, मगर माजिद लीडर बनेगा गरीबों का। माजिद एक टीचर का बेटा है, कोई खानदान पानदान से उसका ताल्लुक नहीं है। ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, ये सुनो, विट्ठलवाड़ी का रहने वाला था। बहुत किस्से हैं इसके। मोटरसाइकिल के पीछे टायर रखते, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपनिया। कौन चोरी करता था विट्ठलवाड़ी में प्यारे? नहीं मालूम मेरे को, शिजरा बयान कर दूंगा पूरा, मगर वक्त है उसके लिए। आज इतनी चुमटी काफी है। अब राहुल गांधी बताओ, आप 500 आप लड़े, 50 जीते, मगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार। ओवैसी जी पैसे लेते हैं। अरे राहुल गांधी, अकल नाम की कोई चीज दिमाग में है नहीं है। आप ये बोलते हैं, अरे भाई मनमोहन सिंह वजीर आजम थे 2008 में, न्यूक्लियर डील में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, मैं खड़े होकर तायीद करा। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी की तायीद किया जिनके साथ है, मैं खड़े होकर तायीद किया। जब क्या दिए थे मेरे को आप? कितने पैसे दिए थे मुझे आप? अरे राहुल गांधी, सोचो बोलने से पहले। अब आप बोलते मुझे ये फुला ऐसा। राहुल गांधी, आप 50 साल होके हो गया, 50 क्रॉस कर लिया। आप अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा, तो आप अकेले हैं, 50 साल के हो गए, आपका फैसला है। आपकी जिंदगी में हम कोई मदाखलत नहीं कर रहे, मगर जब आप हमको बोलते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ा तो उसको छोड़ते नहीं। 50 साल के आप हो गए हैं, जरा ये यार का जो आपको दिमाग में जबान पे यार यार आ रहा ना, वो कमी आप में है। ढूंढ लो किसी को, ढूंढ लो किसी को। हैदराबाद में क्या बोलते बड़े बुजुर्ग लोग, जब शरीर रहता ना, मैं अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, आप समझ जाओ। बोलते ज़ईफ लोग बुला के बिठाते, बैठ मियाँ जरा बैठ, इसको रात चाय लेके आओ, चाय पिलाते, उससे पूछते पान खाता तो कौन सा खाता? खैर जो भी पान मान खिला के, दो बड़े लोग बैठ के उसको घूर के देखते। अच्छा अब समझ में आया तेरा खेल। अब उन्हें परेशान दो बड़े लोग बैठे हुए, एक आदमी बोलता देख मियाँ तू अभी इस उम्र में आ गया, ये दीवार कूदने की उम्र नहीं है, तेरी उम्र ऐसी है, दीवार नहीं कूदना, छत डाल ले अपने आप पे, सुधर जा। राहुल गांधी, हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े हकीमा है, जरूरत पड़ी तो ले देख लो। तो आप हमको बोलेंगे, तुम एक बोलेंगे 100 बोलूंगा मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इम्तियाज जलील साहब गवाह है, 300 बीजेपी के एमपी तैयार रहते सुनने के लिए। 5 मिनट की तकरीर में अल्लाह का इतना बड़ा करम होता कि दलील और दलाइल के साथ अल्लाह मेरी जबान से ऐसे अल्फाज निकालता कि वो सन्नाटा तारी हो जाता, सर पकड़ लेते, ये कहां से किधर लेके चले गया। ये भाई साहब, ये हैदराबाद का फायदा है। देखो आप चाकना खाते तुम लोग,
पाया, ये सब है। अब इन्हों जो है नहीं अभी हमारे मुंह को लग गए, ऐसा करते, अरे क्या करते, क्या कर रहे आप, मुल्क को क्या कर दिए। मैं फिरका परस्त हूं तो महाराष्ट्र में शिवसेना क्या सेकुलर हो गई, शिवसेना के साथ अलायंस कर लिए, उद्धव ठाकरे को दूल्हा बना दिए। उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलता है, अशोक राव चौहान मिनिस्टर बाजू बैठे, अजीत पवार उस वक्त इनके साथ थे, उनके बाजू बैठे। वीडियो है, देखो आप, उद्धव ठाकरे कांग्रेस की ताईद से चीफ मिनिस्टर बन के बोल रहे कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। बोलो राहुल गांधी, तुमको फख्र है? तुमको फख्र ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने तो मस्जिद के ताले खुलवाए थे। मस्जिद का नुकसान तो मेरा हो गया ना। तुम तो सेक्युलर हो, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम्हारा पूरा खानदान दूध का धुलावा है। इस मुल्क में गुनाहगार तो हम ही हैं, जिसके चेहरे पे टोपी और दाढ़ी है वही गुनाहगार है, वही गुनाहगार है। बताइए आप फिर क्या करना चाहिए? याद रखिए, मोदी हो या राहुल हो, ये कभी भी दलितों की, मुस्लिम अक़लियत की, आदिवासियों की सियासी लीडरशिप को कभी पसंद नहीं करते। कौन सा मुस्लिम कायद है बताओ कांग्रेस में? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता, कुछ भी होगा। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में, इंडिया विंस फ्रीडम में, कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट पे ये लोग। मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान साहब कलकत्ता गए थे, फसाद हुआ, कांग्रेस के खिलाफ बोला कि वहां पर कलकत्ता में फसाद हुआ। दूसरे दिन पार्लियामेंट गए, मौलाना आजाद की शेरवानी फाड़ दिए लोग। ये मजहबी क़यादत को से इख्तलाफ नहीं है, जहां सियासी क़यादत की बात आएगी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ना मोदी बर्दाश्त करेंगे ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, माजिद हुसैन एमएलए रहेगा, इंशाअल्लाह जीतेगा, मगर माजिद हुसैन आदिलाबाद के एक मासूम बच्चे की तकलीफ को बयान करेगा। माजिद हुसैन करीमनगर में अगर कोई नाइंसाफी होगी तो माजिद हुसैन उस इमाम की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। ये इनको नफरत है। और लोग बोलेंगे नहीं कांग्रेस में भी कोई है। मेरे भाई, ये गुलाम बनते हैं, ये कायद नहीं बन सकते। ये गुलाम बनते हैं, सर झुकाना पड़ता है, जी में जी मिलाना पड़ता है, जो हुक्म होगा वही खाना पड़ता है। अरे तुम मुंह नहीं खोल सकते, हम देख चुके। मैं इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में, हम सीना तान कर बोलते हैं, वहां पर कुछ नहीं बोला जाता। पूछो जितने मुस्लिम एमपीज़ है पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, क्या कभी बोलते? नहीं बोलते। हमारी जब मेरी और इम्तियाज साहब की तकरीर होती, पूछते आके कब बोल रहे हैं नू? हम उनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। इम्तियाज साहब एक दो तीन बार बोले, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते, बोलो ना। तो लोग बोले नहीं, हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमारे को। मेरे भाई याद रखो, ये शहर आपका है। इस शहर में एक नमूना ऑलरेडी है, एक नमूना है। दूसरे नमूने को आगे बढ़ने मत दो। याद रखो, ये जो नामपल्ली का हल्का है ना, इसमें बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की। इसकी फिजाओं में बुराइयों का खात्मा किया, घरों में इस्लाह माशरा किया, चेहरों को सुधारा, किरदार को सुधारा और आपको रूहानियत की तरफ लेकर गए। खुदा के लिए समझो मेरी बात को। एक एमएलए जरूर होता है, मगर एक एमएलए एक आइडियल भी होता है। अगर कोई नौजवान ये देखेगा कि मेरा एमएलए खुलेआम गुनाह करता है और गुनाह को सेलिब्रेट करता है, वो बुराई को बुराई नहीं मानता, तो फिर इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताओ आप? इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताओ आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहतरम अख्तरुल ईमान हमारे बिहार प्रदेश के सदर और रुकने असेंबली अख्तर भाई आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए, मंजलिस के 5 एमएलए जीते बिहार में, कितने जीते?
4 एमएलए को कांग्रेस खरीद ली, 4 एमएलए को। महाराष्ट्र में मोदी खरीदे ना इनके एमएलए को, तो राहुल गांधी बोले जमहूरियत का खतल हो रहा, और बिहार में हमारे 4 एमएलए को खरीद लिए, तो क्या महात्मा गांधी हो रहा था वहां पे? अच्छा, एक एमएलए तो 60-70 लाख में बिक गया, जमीर फरोश। अच्छा, 60-70 लाख में बिक कर यहां से जो जुबली हिल का कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसको बोला मैं दुबई में होटल खोल रहा हूं, आप दुबई में चल के इनॉग्रेट करिए। तो जुबली हिल के कांग्रेस के कैंडिडेट बोले मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। खैर, ये दुबई की होटल में बिरयानी बेच रहे, और दुकान पे क्या नाम है मालूम है आपको? हैदराबाद की बिरयानी। और हैदराबाद में बोलते कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। अरे मेरे नाम पर, मजलिस के नाम पर तुमको इज्जत मिली, और कांग्रेस ने तुमको खरीद लिया। जब कुछ नहीं होता, बताने का मकसद क्या है कि आपकी सियासी क़ियादत को ये लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। और एक मिसाल दे रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, वहां पर 50 एकड़ जमीन पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर से कहा कि यहां पर एक आईटी टावर बनाइए मुस्लिम अकलियत के लिए। गवर्नमेंट तैयार हो गई। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके बोलते ये कौन सा काम हो रहा है कि एक आईटी टावर एक समुदाय को दिया जा रहा है। इख्तलाफ करते, मजम्मत करते। तो कर्नाटका का कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार उसका नाम है, वो बोलता कि नौजवानों का क्या मजहब है, मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है। डीके शिव कुमार, अगर नौजवानों का कोई मजहब नहीं है तो तुम कास्ट सेंसस की बात क्यों करते हो? तेलंगाना में TSIIDC है, जिसमें कानून है कि 12% SC/ST को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को मिले। 50 एकड़ जमीन पर महेश्वरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो बारकस के आगे जलपल्ली है, वहां पर आएगा। तो मोदी और कर्नाटका के डीके शिव कुमार जो यहां पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, बोले क्या है मुसलमान को कैसा बनता? अरे तुम क्यों नफरत करते मेरी तरक्की से? क्या मेरी बेटी स्टार्टअप नहीं खोल सकती? क्या मेरे नौजवान बच्चे सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं खोल सकते उस आईटी टावर में? अरे ख्वाब हमारे पूरे करना है। हम नहीं जिंदा रहेंगे मगर हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ तो ख्वाब उनको दो, उनके ख्वाब को पूरा करो। तो नहीं, आईटी टावर नहीं खोल सकते। ये कांग्रेस की मिसाल। और फिर आप देखते कि लोग बोल रहे नहीं कांग्रेस वो बोल रही, ये बोल रही। मेरे भाई नरेंद्र मोदी भी 2014 में बोले थे आप तमाम को 15 लाख आ जाएंगे भाइयों बहनों। तो बेचारा गरीब किशन नगर का, जिर्रे का बोला 15 लाख। ओफो फौरन उन्होंने जीत गए, बोले जनधन अकाउंट खोलोने वाला। अब तो आ रहे जनधन अकाउंट खुल गया। 1 साल 2 साल उन्होंने बोल रहे आ रहे अब डालता हूं जब डालता हूं। बेचारा भारत का गरीब एक आस में 5 साल निकाल दिया। समझा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले मित्रों 15 लाख डालेंगे। तो अचानक मालूम हुआ मोदी ने कह दिया मैं चौकीदार। अब 15 लाख कहां थे? चौकीदार कहां देता 15 लाख? तो मेरे भाई ये गरीबों से इस्तेसाल किया जा रहा है, ये गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। अरे गारंटी है तो इत्तेहाद की गारंटी दे सकते हैं। तुम इत्तेहाद को मजबूत करो, हर चीज की गारंटी तुमको मिलेगी। मजलिस को आपने मजबूत किया, जितने गवर्नमेंट के स्कीमें थी मजलिस ने उन तमाम को पूरा करवाया। मिसाल के तौर पर नामपल्ली में आपके लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि नामपल्ली में मजलिस की नुमाइंदगी पर जो गवर्नमेंट की स्कीमों से आपको फायदा पहुंचा, ये मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। हां, डबल बेडरूम नामपल्ली में 1760 लोगों को डबल बेडरूम मिला। नहीं थाली न मत मारो,
और लोगों को मिलना है, हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। गरीब को उसका हक मिलना है। कितने पैसों से खर्चा हुए? 150 करोड़ रुपए ये मजलिस ने किया, गवर्नमेंट की स्कीम थी। फिर आप आ जाइए, ये बोलते कांग्रेस वाले इन हिंदुओं के खिलाफ है। अरे दीवाने, हम कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। मजलिस ने क्या किया? हमारे हिंदू भाइयों की शादी, बेटियों की कल्याण लक्ष्मी, 1180 लोग बहन, हमारी हिंदू बहन बेटियों की शादी के कल्याण लक्ष्मी के चेक दिलाए। कितने दिलाए? 10 करोड़ 65 लाख। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बीसी बंधु में 300 लोगों को लोन दिलाए। कितने पैसे मिले? 3 करोड़। दलित भाई 100 हैं, 100 घरों को 10-10 लाख रुपए मिले। गवर्नमेंट की स्कीम है, 10 करोड़ रुपए उनको मिले। फिर आप आ जाइए और एक नामपल्ली में, हाँ अब आ जाइए, बोलते खाली जज्बात भी तकरीर करते, मुसलमानों का वोट लेके भाग जाते। अरे भाई साहब, 65 साल गुजर गए हमको। यहां पर दारुस्सलाम हमने हासिल किया, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये पूरा अवाम का है, मेरा नहीं है। अब हमने क्या किया? नामपल्ली में गरीब मुसलमानों की तालीम के लिए टिमरिस से 2 रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए। उसमें 1502 बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटियों का हॉस्टल स्कूल कॉलेज, बेटों का हॉस्टल स्कूल और कॉलेज अलग। कितना खर्चा उस पर गवर्नमेंट से करवाया? 27 करोड़ 90 लाख रुपए ये गवर्नमेंट से करवाए। आसरा पेंशन कितना मिल रहा है नामपल्ली में मुस्लिम अकलियत को? 9255। कितने महाना पैसे डाले जा रहे? 2 करोड़ 5 लाख। अब तक कितने पैसे आए? 215 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के। नामपल्ली के इमाम मौजन को महाना तनख्वाह 106 इमाम मौजन, कितने महाना मिलते हैं उसमें? 106 को 5,30,000। कितने अब तक दिए गए? 3 करोड़ 60 लाख। ओवरसीज स्कॉलरशिप कितने नामपल्ली के बच्चे को जो लंदन अमेरिका में पढ़ रहे 2 साल के मास्टर्स कोर्स में 140। कितने पैसे उनके फीस में डाले गए? मजलिस की नुमाइंदगी पर 21 करोड़ 29 लाख रुपए। शादी मुबारक में कितने शादियां करवाई हमने हमारी बेटियों की? 8,121। कितने पैसे मिले उनको? 71 करोड़। यह मजलिस ने काम करवाया। कोविड में 1000 सिलेंडर फ्री में बांटे। मजलिस की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं किए। तो यह आपको बताना जरूरी है, मजलिस हर स्कीम की गवर्नमेंट को लेकर करवाती। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मेरी आप तमाम से अदबन ये गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप लोग सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए और मजलिस को वोट दीजिए। हाँ, एक बात याद आई, कल मैं एक वीडियो देख के आया जिसमें नामपल्ली का उम्मीदवार बोल रहा कि मैं एनकाउंटर करा दूंगा। नहीं, बस वो सब बातें नहीं करना। नहीं, सब नहीं। देखो, खुदरत उसके जबान से उसके बुरे अजायम को बयान करवा रही। एनकाउंटर करा दूंगा क्या मतलब भाई? तुम क्या उत्तर प्रदेश का राज हैदराबाद में करोगे? क्या काफी नहीं है? वहां पर गोली मारी जा रही है, वीडियो है। एनकाउंटर करा दूंगा। किसका एनकाउंटर कराओगे? कितनों को मारोगे? अरे तुमने तो फसादात में तो बहुत को मरवाया था ना। तुम्हारा रिकॉर्ड है 1990 में चिंदा रेड्डी को हटाने के लिए यही कांग्रेस ने फसाद कराया हैदराबाद में। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मर गए दोनों मजहब के। यह कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। जो आपके बच्चों का इनकाउंटर करना चाहता है, क्या आप उसको वोट देंगे 30 तारीख के दिन? यह आपको फैसला करना है। यह आपको मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जज्बात में लाकर नहीं कह रहा हूं, यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहचानो इन लोगों को, इनकाउंटर करा देंगे। हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चली। प्यारे बोल, कब मारता गोली? मैं आता हूं। गोली चलाएंगे, एनकाउंटर कराएंगे। अरे अभी कुछ हुआ नहीं, मगर अजायम सामने आ रहे हैं।
अभी भी आपके पास, मैं इसीलिए कह रहा हूं वोट को जाय होने मत दो खुदा के लिए। आपको मुझसे इख्तलाफ है ना, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं फिरका परस्ती ये तमाम चैलेंजेस से मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मगर ये जो खतरा हमारे सामने उसका मुकाबला करो, इसको खतरे को टालो। याद रखो, एक बार अगर नफरत का बीज बो दिया जाएगा तो बरसों लगेंगे उस नफरत को खत्म करने के लिए। 9.5 साल में हैदराबाद में फसाद नहीं हुआ, फायरिंग नहीं हुई। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा मोटा कारनामा है। हम जानते हैं इन जालिमों को, इन फिरका परस्तों को हम जानते हैं कि कैसे इनसे सियासी तदबीर के जरिए इनको इनके नापाक अज़ाइम में इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन मजलिस को कामयाब करिए, सिर्फ इनफरादियत को मत देखिए, अपनी जमात के वोट का इस्तेमाल करिए जमात के हक में। पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मेरे साथ नारा लगाइए ताकि आरएसएस को मालूम हो जाए, हैदराबाद जिंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम।